नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। सो कॉल्ड सीज फायर हो तो गया है अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन इजराइल ना तो इस मध्यस्थता को मानने के लिए तैयार है जो कराने की कोशिश की गई थी पहले पाकिस्तान की तरफ से, और ना ही इस सीज फायर को वो एक्सेप्ट कर रहा है। शायद इसीलिए जिस तरीके से लेबनान पर हमले किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें, उसके वीडियोज इस बात की गवाही दे रही हैं। लेकिन इन सबसे इतर पहली बार इजराइल की तरफ से यह एक्सेप्ट किया गया है और कहा गया है पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट। पहली बार खुलकर यह बयान सामने आया है। हालांकि इससे पहले वो अंदेशा जताता रहा है, इनडायरेक्टली स्टेटमेंट्स आते रही हैं, और कैसे पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकवादियों को पालता है ये इंडिकेशंस मिलते रहे हैं। लेकिन खुलकर बयान देना ये ऐसा पहली बार हुआ है, वो भी ऐसे वक्त में जब मध्यस्थता कराने के लिए पाकिस्तान आगे आया था। इजराइल की तरफ से कहा गया है हम ऐसे मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करते हैं, और फिर टेररिस्ट स्टेट भी पाकिस्तान को बता दिया गया। इसी टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, क्या असर होगा इजराइल के इस स्टेटमेंट का पाकिस्तान पर, यूएन पर, एफएटीएफ पर? क्या इजराइल इशारा दे रहा है अपनी विदेश नीति को चेंज करने का कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान जैसे देश से? इसकी शुरुआत पाकिस्तान से हुई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, और उन्होंने पिछले 3 दिनों में 3 बयान दिए हैं और एक ट्वीट दिया है। तो खैर, बयान तो उर्दू में दिए हैं, इजराइल पता नहीं समझा होगा या नहीं, पर ट्वीट अंग्रेजी में कर दिया। और उस ट्वीट में क्या लिखा है? इजराइल इज एविल एंड कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। श्राप है इंसानियत के नाम पे। और फिर वो लिखता है कि वी विल इनहेल, मतलब चारों तरफ से उसके गर्दन की तरफ इतना फंदा कस देंगे कि वो सांस लिए बिना मर जाएगा। इजराइल ये कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री। अब जब आप इजराइल के चारों तरफ फंदा कस देंगे और वो बिना सांस के मर जाएगा, तो जाहिर तौर पर इजराइल भी कुछ करेगा। अब एक के बाद एक बयान आने शुरू हो गए। सबसे पहले इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से बड़ा टेररिस्ट स्टेट कोई है ही नहीं, और वो कह रहा है कि ऐसा देश मीडिएशन करेगा। बोले उसकी औकात नहीं है हमारे साथ बैठने की और वो मध्यस्थता करेगा। ये स्टेटमेंट आया है डिप्लोमेटिक सर्किल में, आमतौर पे ऐसा बोला नहीं जाता, लेकिन ये कहा है कि ये कैंसरस कंट्री, कैंसरस शब्द का यूज किया है, वो इतने हमारे बुरे दिन आ गए कि अब हमारे बीच मध्यस्थता वो करेगा। ये गार्डन सार उनका नाम है, इजराइल के रक्षा मंत्री। उसके बाद प्रधानमंत्री के ऑफिस से आया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के जो इनहेलेशन की बात की है, इस तरह का स्टेटमेंट बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और यह पहली बार ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का कोई नेता ऐसा बोल रहा है। जो देश इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता उससे इजराइल बातचीत करने की बात छोड़ दीजिए, छड़ी की आखिरी नोक से उसे टच करना तक पसंद नहीं करेगा। यह इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है। अब मुझे लगता है कि यह तो तीनों का ट्वीट हो गया, ख्वाजा आसिफ का, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का। अब ख्वाजा आसिफ ने बयान क्या दिया था, एक बार सुनवा देते हैं, तब पता चलेगा कि यह आदमी किस दर्जे तक का बेवकूफ है। मतलब कि एक लेवल होता है बेवकूफ का, ये 7 लाइन क्रॉस कर चुका है। एक बार सुना दीजिए। ठीक है। तो इजराइल ने जो जालिम जो है ढाए हैं फलस्तीनियों पे, लबनानियों पे और ईरानियों पे, मैं समझता हूँ तारीख का जो है एक तारीख बाब है, और उनको भी शामिल करना चाहिए अगर एक मुस्तकिल अमन कायम करना है मिडल ईस्ट के अंदर। ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जिसमें फलस्तीन की प्रॉब्लम सर फहरिस्त है, लबनान की प्रॉब्लम जो है, एक खुली छूट जो इजराइल को मिली हुई है, उसको लगामे डालने की इस वक्त जरूरत है। फलस्तीनियों का जेनोसाइड जो उन्होंने कमिट किया, जो नस्ल कुशी किया पिछले 2.5-3 साल के अंदर, वो इंसानी तारीख का एक तारीख बाब है, तारीख तरीन बाब है। और अल्लाह करे ये ईरान के साथ जो सुलह है, जंगबंदी जो है, ये पायदार अमन यहाँ पे कायम हुआ। तो कायम होने के बाद जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है अपनी सफारती जो तल्लुकात जो हैं या अपनी जो मतलब स्टेटस मिला है हमें, उसको बरूए कार ला के फलस्तीन में भी और लबनान में भी, और इजराइल की जो इजारियत है इसका को मुस्तकिल जो है इलाज किया जाएगा इंशाल्लाह। पंकज जी, ख्वाजा आसिफ के बयान से भी लोगों को समझ में आ रहा है कि उनकी सोच क्या है, लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी उठता है, इजराइल का बयान महत्वपूर्ण है,
पाकिस्तान की क्या औकात है ये सबको पता है, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है इजराइल का बयान क्योंकि भारत भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, अमेरिका भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, इजराइल भी आतंकवाद के मोर्चे पर लड़ रहा है। तो ये एक मजबूत फ्रंट बनेगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ। शंकर जी का त्रिनेत्र सुना है ना, 3 आंख। एक आंख साइप्रस, दूसरा आंख इंडिया, और बीच का नेत्र जो खुलता है जब तांडव होता है तो वो इजराइल है। याद रखिएगा हमेशा। साइप्रस इंडिया का डिफेंस डील हो चुका है, और भारत और साइप्रस वगैरह ऐसा देश है ना, और खास करके भारत, जिसमें वो हमेशा मारता पीटता है पर पाकिस्तान को उस दर्जे तक नुकसान नहीं पहुंचाता है कि वो गाजा का बाजा बच जाए। ऐसा भारत कभी नहीं करता, पर इजराइल करता है। आप इजराइल को फांसी लगाने की बात करोगे, वी विल एनिहिलेट इजराइल, और ऐसा करोगे और आपको लगता है वो कुछ नहीं करेगा। शंकर जी की तीसरी आंख खुल गई है, और ईरान के बाद 2 ही देश, या तो टर्की या पाकिस्तान का नंबर आने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम किसी भी इस्लामिक मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, न्यूक्लियर बम, और खास करके अगर वो रेडिकलाइज्ड हो। तो किस इस्लामिक देश के पास न्यूक्लियर वेपन है? सही बात। जो कि रेडिकलाइज्ड भी है। अगला नंबर तो बाजा तो बजने वाला है। पंकज जी, भारत का हाँ। भी रुख क्या होगा ये भी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई विपक्षी दल के नेता हैं जो आपने देखा ही होगा पाकिस्तान की सो कॉल्ड मध्यस्थता कराने पर वो क्या बोल रहे थे कि ये सब चीजें तो भारत की होने वाली थी। तो ऐसे में अब मुझे भारत का रुख इसलिए जानना है क्योंकि जो बात हम कह रहे थे वो तो इजराइल ने डंके की चोट पर कह दी, और दोनों दोस्त भी हैं। अब भी मौन रहना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। नहीं, ख्वाजा आसिफ ने एक और बयान दिया है इन्हीं लोगों के लिए अपने संसद भवन में खड़े होकर। उन्होंने ये कहा है कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर है तो हिंदू और यहूदी है, और वो दिया है इन्हीं नालायकों के लिए। तो हिंदू और जिनका यहूदी हिंदू नाम दिखा है। तो रहे हैं कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। तो जो हिंदू और यहूदी रहेंगे वो एक होंगे ना। हिंदुओं में 2 बिरादरी पाई जाती है, एक हिंदू और एक सेकुलर। मैं बार बार ये बोलता हूं कि एक लाइन अगर महिलाओं की लगी हो और एक लाइन पुरुषों की लगी है, जो बीच में खड़ा होकर नाच रहा है समझिए वो सेकुलर। अगर हिंदू और मुस्लिम के बीच बातचीत हो रही है तो कुछ लोग बीच में खड़े होकर नाचते रहते हैं, जो कि ना हिंदू है ना मुस्लिम है। वो नाम भले ही कुछ रख दिया, रमेश सुरेश कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लाइन के बीच में खड़े हैं। वो ना हिंदुओं के लाइन में खड़े हैं ना मुसलमानों के लाइन में खड़े हैं, और बीच में तालियां पीट रहे हैं। तो समझिए वो लोग कौन है। वैसे लोगों के लिए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अरे बेगैर तो जागो, हम तेरे मुंह पे गाली दे रहे हैं कि हिंदू हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। अगर मां बाप ने पैदा किया है, आत्मा है, तो धिक्कार है तुम पर। अब ऐसे लोगों के लिए ख्वाजा आसिफ बहुत बढ़िया बोला। ठीक है, लेकिन इजराइल के इस स्टेटमेंट से आप ख्वाजा आसिफ को रख देते हैं थोड़ा साइड में। वो तो क्या वो वहां के नेता क्या बोलते हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी देखा था। सोशल मीडिया के माध्यम से तो वो बड़े बड़े चैनलों पे आकर डिबेट करते हैं, तो उनको छोड़ देते हैं। मैं इजराइल के परिप्रेक्ष्य में समझना चाह रही हूं कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज पर क्या असर होगा, या फिर इजराइल जिन मुस्लिम कंट्रीज के करीब है। ऐसा तो है नहीं कि हमने यूक्रेन के टाइम पे ये बात नहीं सोची थी कि यूक्रेन कितने दिन युद्ध कर पाएगा, या ईरान के टाइम पर नहीं सोचा था, लेकिन हम देख रहे हैं कि चीजें उल्टी हुई हैं, टक्कर दी गई है सामने से भी। मैं पाकिस्तान के संदर्भ में पूछना चाह रही हूं कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज किसके साथ आएंगी? होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। जैसे ये सीज फायर की घोषणा हुई, सबसे बड़ा हमला इजराइल ने लेबनान पे कर दिया। वो हिजबुल्लाह के सारे ठिकाने नष्ट कर दिया। मियां खलीफा कल रो भी रही थी, मैंने भी देखा उनको, बहुत दुख में थी बेचारी। तो वो सबसे बड़ा अटैक था। 10 मिनट के अंदर 110 जगह पे अटैक हुआ है, और इजराइल अपने हमले बढ़ाने वाला है। हिजबुल्लाह, हुती, हमास, तीनों में से कोई नहीं बचेगा। यह है इस सीज़फायर की हकीकत। और ये जो हैं पाकिस्तान वाले, ये अपने देश के लोगों में खूब खुशियां मना रहे हैं। अरे पाकिस्तान ने तो दुनिया फतह कर ली, और नेता आ रहे हैं, सीज फायर हो रहा है, कोई नहीं आ रहा ईरान से। वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा कि क्या कारण है। ठीक है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने बाकायदा ऑफिशियल बयान जारी करे कहा है कि इस्लामाबाद कोई नहीं जा रहा। ये अपने यहां माहौल बना रहे हैं। ये
ठीक है। अपने बेवकूफों को, जो मैं बार बार बोलता हूं 1947 में जो बंटवारा हुआ हिंदू और मुसलमान के नाम पे नहीं हुआ, इंटेलेक्ट के आधार पे हुआ था कि जो थोड़ा समझदार है इधर रह जाए और बाकी शेख चिल्ली सब उधर चले जाए। नहीं, वो कितने बड़े शेख चिल्ली है, मैं तो हैरान हूं उस ट्वीट से जिसमें वो ड्राफ्ट के साथ कॉपी पेस्ट कर दिया है। हाँ। आप बताइए हाँ। और क्या रह गया है कहने सुनने को, देखने ड्राफ्ट को? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान, बाप रे बाप, ड्राफ्ट के साथ। खैर ये ठीक है, शुक्रिया समझ- पंकज जी। हाँ, मुझे लगता है कि इजराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है पाकिस्तान को लेकर, भारत तो बहुत वक्त से ये बात कहता आ ही रहा है। एक बार फिर एक मोर्चे पर दोनों दोस्त एक साथ हैं, लेकिन इस बार इजराइल अलग भूमिका में है। कैसे पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाएगा, कैसे, जो आपने कहा कि तीसरी आंख खुल गई है शंकर जी की, वो देखने वाली बात होगी। और तो जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अमेरिका पीछे हटा होगा, लेकिन इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले भी कहा था कि शुरुआत उन्होंने की है, खत्म हम करेंगे। हाँ, आखिरी लाइन कह रहा हूं, अमेरिका की बात करते हैं ना, अमेरिका बनिया देश है, मतलब बिजनेसमैन, कास्ट के रूप में ना ले, उसका काम है धंधा करना। तो वो धंधेबाज आदमी बेइज्जती क्या होता करा है, के वो भी सबके धंधा साथ डील करना है, करता और है। बेइज्जती नहीं करा के भी, तो हाँ। बेइज्जती नहीं कराने वाला चुनना चाहिए ना रास्ता। यही बात है, तो वो है धंधेबाज देश, धंधा करता है। यहूदी जो है वो फाइटर है, बस यही अप्रोच का फर्क है। एक योद्धा है और एक बनिया है। ठीक है, और बनिया और यही यहाँ पर दोनों देश के सेल्स हो approach रहा है, में- किसी को वैसे टारगेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ, पंकज जी। कास्ट बाकी नहीं जी। दर्शकों के हवाले इस वीडियो को छोड़कर जा रही हूं, बताइएगा जरूर आप इस पर क्या राय रखते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।